हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए सुप्रीम कोर्ट की कुछ गाइडलाइंस लेके आया हूं जो कि सुप्रीम कोर्ट ने 498 आईपीसी से रिलेटेड एक मामले में जारी की हैं। और ये जो गाइडलाइंस हैं ये ना केवल सेक्शन 498 आईपीसी बल्कि और मैट्रिमोनियल केसेज में भी अप्लाई हो सकती हैं। फ्रेंड्स, अभी कुछ समय पहले मुझे कमेंट प्राप्त हुआ था। उस कमेंट में लिखा था कि सर आप लेंथी वीडियो मत बनाया कीजिए। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी वीडियो की लेंथ कितनी बड़ी होती है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उसमें जजमेंट जो बताया जा रहा है उसके कितने फैक्ट्स हैं और वो कितना बड़ा जजमेंट है। देखिए, 2-2.5 मिनट के वीडियो में कोई जजमेंट का वीडियो नहीं बनता है। यदि जजमेंट का वीडियो हम 2-2.5 मिनट में बनाएंगे तो उसमें केवल इतना ही आएगा कि ये जजमेंट है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। इससे अच्छा तो फिर ये होगा कि आप गूगल पर जाकर जजमेंट की लिस्ट सर्च कर लीजिए, वहां पर आपको सारे जजमेंट्स के नाम मिल जाएंगे। लेकिन बात तो ये है, वीडियो का मकसद ये है कि केवल आपको जजमेंट का नाम नहीं बताना है बल्कि आपको समझाना है कि उसके अंदर जो कंटेंट है उसको आप अपने केस में कहां यूज कर सकते हो, उसके जो फैक्ट्स है वो क्या हैं, ताकि आप डिसाइड कर सको कि उस जजमेंट के फैक्ट्स आपके केस के फैक्ट से मैच करते हैं या नहीं करते हैं। यदि करते हैं तभी आप उसको यूज कर सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों, इस बात पे बिल्कुल मत जाइए वीडियो कितना बड़ा है। यदि जजमेंट छोटा होगा तो वीडियो छोटा होगा और जजमेंट के फैक्ट्स ज्यादा होंगे तो वीडियो लंबा होगा। जैसे कि आज का जो मैं आपको वीडियो बताने वाला हूं, इसमें सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस हैं वो एक एक पॉइंट बाय पॉइंट उन्होंने बताई है और कौन सा पॉइंट आपके किस केस में कहां काम आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। तो जाहिर सी बात है इस वीडियो की लंबाई भी थोड़ी सी बड़ी होने वाली है। तो दोस्तों, अगर हमें नॉलेज चाहिए तो थोड़ा सा टाइम तो हमें देना ही पड़ता है और हमारा वीडियो देखने का मकसद भी नॉलेज गेन करना ही होता है। तो इसलिए दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए पूरे वीडियो को देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें ताकि जब भी मैं ऐसी कोई वीडियो लेके आऊं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या गाइडलाइंस जारी की हैं। दोस्तों, इस मामले में हस्बैंड और उसके रिश्तेदारों को भी 498 आईपीसी के मामले में दोषी ठहराया गया था। तो इस मामले के अंदर हस्बैंड के जो रिलेटिव थे उन्होंने कोर्ट से गुहार लगाई कि इस पर कोई गाइडलाइन जारी की जानी चाहिए, क्योंकि देखने में यह आता है कि सेक्शन 498 आईपीसी के अंतर्गत हस्बैंड के रिलेटिव्स को बेवजह खींच दिया जाता है जबकि वो ऑफेंस में पार्टी ही नहीं होते। तो उनकी इस बात को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस जारी करी। दोस्तों, ये गाइडलाइंस इस प्रकार है। सबसे पहली बात सुप्रीम कोर्ट ने यह कही कि इन मामलों के लिए एक फैमिली वेलफेयर कमेटी बनाई जाएगी और उसके 3 सदस्य होंगे। अब ये जो सदस्य हैं ये सोशल वर्कर हो सकते हैं, रिटायर्ड पर्सन हो सकते हैं, वर्किंग ऑफिसर की वाइफ्स हो सकती हैं या कोई अन्य सिटीजन्स भी हो सकते हैं जिन्हें इस काम के लिए उपयुक्त समझा जाए। और ये जो कमेटी होगी इसका हर साल रिव्यू किया जाएगा। ये रिव्यू डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के द्वारा किया जाएगा। उनके द्वारा ये देखा जाएगा कि सारे कार्य अच्छे से हो रहे हैं या उसमें किसी बदलाव की जरूरत है। अपनी गाइडलाइंस के अगले पॉइंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि इस कमेटी के जो सदस्य होंगे उन्हें एज ए विटनेस कोर्ट के अंदर प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए कहा ताकि एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, क्योंकि इस कमेटी के द्वारा 498 मामले की पूरी जांच की जाएगी। उनको मामले में विटनेस बनाकर लेकर के आना सुप्रीम कोर्ट ने ठीक नहीं माना। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक और गाइडलाइन जारी करी जो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है। इस गाइडलाइन में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यदि हस्बैंड के रिलेटिव्स का नाम 498 आईपीसी के मुकदमे में है तो उनको कोर्ट में फिजिकल अपीयर होने की जरूरत नहीं है, उनको अपनी पर्सनल अपीयरेंस देने की जरूरत नहीं है। और स्पेशली तब जबकि वो दूसरे शहरों में या फिर विदेशों में रहते हैं, तो ऐसे में उनको कोर्ट में फिजिकल अपीयर होना आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि एक ही समय पर हस्बैंड पर बहुत सारे केसेस चल रहे होते हैं। लाइक अगर उस पर 498 आईपीसी का मुकदमा चल रहा है तो इसके साथ साथ हो सकता है 125 सीआरपीसी यानी मेंटेनेंस का मुकदमा भी चल रहा हो सकता है। वाइफ ने कोई क्रिमिनल एलिगेशन भी लगा दिया हो, लाइक 323, 326 ऐसा कोई मामला भी चल रहा हो। तो बहुत सारे केसेस एक ही टाइम पे चलते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैट्रिमोनियल इश्यू से रिलेटेड जितने भी केसेस एक समय पे हस्बैंड के खिलाफ चल रहे हैं उन सबको इकट्ठा कर लिया जाए, यानी उन सबको क्लब करके चलाया जाए ताकि पूरे मामले में पता चल सके क्या हो रहा है। लाइक अगर 498 आईपीसी का मामला चल रहा है तो 125 सीआरपीसी की फाइल भी देखी जाए, क्योंकि हो सकता है कि वाइफ ने 498 आईपीसी में कुछ और कहा हो और सेक्शन 125 सीआरपीसी में मेंटेनेंस लेने के लिए कुछ और कहा हो। तो जब तक दोनों बातों का एनालाइज नहीं हो जाता, पूरा अवलोकन नहीं हो जाता, सही डिसीजन पर नहीं पहुंचा जा सकता। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जितने भी केस एक समय पर मैट्रिमोनियल इशू से रिलेटेड चल रहे हैं उन सबको क्लब किया जाए और उन सबका अवलोकन करने के बाद ही किसी डिसीजन पर पहुंचा जाए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि मैटर ऐसा है जिसके लिए बेल डालनी जरूरी है यानी क्रिमिनल मैटर है, तो ऐसे केस में, ऐसे मैट्रिमोनियल इशू में जो बेल होगी उसकी सुनवाई सेम डेट पर की जाए और सेम डेट पर ही उस बेल एप्लीकेशन पर ऑर्डर हो जाए।
तो दोस्तों ये आपके बहुत काम आ सकता है। कई बार होता है बेल में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है या कोर्ट फिर बेल नहीं दे रही है, तो आप इस जजमेंट की हेल्प ले सकते हो। सुप्रीम कोर्ट की इस गाइडलाइन का हवाला दिया जा सकता है। दोस्तों जनरली क्या होता है, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो कि सेटल होने योग्य होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सेटल होने योग्य नहीं होते हैं। लाइक अगर कोई ऐसा मैट्रिमोनियल केस है 125 का चल रहा है या आपका डाइवोर्स का केस चल रहा है, तो इस तरह के केसेस ये होते हैं कि अगर आपकी सहमति बन जाती है तो ये इनमें समझौता होकर के इन्हें खत्म किया जा सकता है। बट जो क्रिमिनल केसेस होते हैं जैसे कि 376 का केस है, वो समझौते से खत्म नहीं किए जा सकते। परंतु यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी कि यदि मैट्रिमोनियल केसेस जो चल रहे हैं और वो सेटलमेंट पे बात पहुंचती है तो सारे मामलों को सेटल कर दिया जाएगा, चाहे वो क्रिमिनल ही क्यों ना हो, और ये कार्य डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के द्वारा किया जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत ही अहम गाइडलाइन है, क्योंकि क्रिमिनल मामले में कई बार ऐसी भी कॉल्स आती हैं जिसमें लड़का लड़की दोनों ही राजी होते हैं, बट वो क्रिमिनल मामला टेक्निकल इशू की वजह से खत्म नहीं हो पाता। तो वहां पर आप सुप्रीम कोर्ट की इस गाइडलाइन को यूज कर सकते हैं और अपने क्रिमिनल मामले को भी कंपाउंड करा सकते हैं। दोस्तों ये जितनी भी गाइडलाइंस मैंने आपको बताई, ये सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में जारी करी है, और जो अपना ये गाइडलाइन और जजमेंट है ये राजेश कुमार एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में दिया है। दोस्तों ये जो जजमेंट है इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां जाकर के आप इस जजमेंट को पढ़ सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप अपनी किसी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे बात करना चाहते हैं तो उसके लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, मैसेज द्वारा अपना अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की जानकारी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।